हेलो स्टूडेंट्स, BA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से समाजवाद के गुण या विशेषताएं, मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म और इसकी आलोचनाएं किन आधारों पर की जाती है उसके बारे में बताएंगे। समाजवाद के विशेषता और आलोचनाएं। समाजवाद के विशेषताओं को या गुणों को हम लोग निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जिसमें सबसे पहली विशेषता जो है समाजवाद की, वह पूंजीवाद का अंत है। समाजवाद पूंजीवाद का अंत करके शोषण एवं उत्पीड़न को समाप्त करता है तथा एक वर्ग विहीन समाज की रचना करता है। सभी व्यक्तियों को सम्मान और प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन जीने के लिए अवसरों को प्रदान करता है। समाजवाद के अंतर्गत जो स्वामी और मजदूर नामक जो दो वर्ग हैं, जो क्लास हैं, तो पूंजीवाद को समाप्त कर इस क्लास को, जो वर्ग बना हुआ है समाज में, इसको खत्म करने का काम समाजवाद करती है और इस प्रकार एक वर्ग विहीन क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करती है और सभी व्यक्तियों को, सभी लोग प्रतिष्ठा पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, उसके लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, उन अवसरों को, उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम समाजवाद करती है। इसकी दूसरी जो विशेषता है, समाज की महत्ता का प्रतिपादन। समाज समानता के सिद्धांत पर आधारित है। वह आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समानता स्थापित करता है। इस व्यवस्था में निर्धनता का अंत हो जाता है। इसमें सामूहिक हितों को महत्व दिया जाता है। समाजवाद जो है वह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो मूल तत्व है वह इक्विलिटी है, समानता है। और समानता किन क्षेत्रों में? आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में समाजवाद जो है समानता लागू करता है, समानता चाहता है। और इस तरह की व्यवस्था से
निर्धनता का अंत हो जाता है, गरीबी का अंत हो जाता है। और समाजवाद जो है व्यक्तिगत हितों के ऊपर सामाजिक हितों को अधिक महत्व प्रदान करता है। एक व्यक्ति के ऊपर व्यक्तियों के समूहों की हितों की पूर्ति की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। व्यक्ति के ऊपर समूहों को यह तवज्जो देता है, समूहों को यह तरजीह देता है। समाजवाद की तीसरी जो विशेषता है, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। जितने भी उत्पादन के साधन हैं उस पर किसी एक कंपनी या किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर उसमें कलेक्टिव मालिकाना की बात करते हैं, कलेक्टिव ऑनरशिप की बात करते हैं। यह जो व्यवस्था है उत्पादन के साधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व स्थापित कर प्रतियोगिता का अंत कर देती है। समाज में जितने भी उत्पादन के साधन हैं, फैक्ट्री है, खेत है, कंपनियां हैं, उसमें सभी पर जो है सभी लोगों का अधिकार स्थापित करता है। और जो उद्योगपतियों के बीच, कंपनियों के बीच जो प्रतियोगिता चल रही है, आर्थिक प्रतियोगिता जो चल रही है, उन प्रतियोगिताओं को समाजवाद समाप्त कर देती है और सहयोग को बढ़ावा देकर, कॉपरेशन को बढ़ावा देकर लोकहितकारी कार्यों को करने का काम करती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर प्रदान हो सके। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण समाजवाद के अंतर्गत होता है। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व की स्थापना करके। समाजवाद का जो पांचवा विशेषता है वर्ग संघर्ष और सामाजिक कुरीतियों का अंत है। वर्ग संघर्ष जो मजदूर और मालिक में जो क्लास स्ट्रगल होते रहता है, काम करने वालों में और काम करवाने वालों में, फैक्ट्री और कंपनी के मालिकों के बीच, मालिकों और मजदूरों के बीच जो कन्फ्लिक्ट होते रहता है वर्ग संघर्ष का, क्लास स्ट्रगल का, उसको समाप्त करने का काम समाजवाद करती है। समाजवादी व्यवस्था में एक्चुअल जो समाजवाद का जो उद्देश्य है, उस व्यवस्था में न तो कोई धनवान होता है और न ही कोई निर्धन होता है, न तो कोई धनवान होता है और न ही कोई निर्धन होता है। प्रायः सभी समान होते हैं और इससे जो है वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। वही जो मालिक और स्वामी वाला जो क्लास स्ट्रगल है, कंपनी के मालिक, औद्योगिक क्षेत्रों के मालिक, किसान के क्षेत्र में मालिक और मजदूर का जो संबंध है, जो वर्ग संघर्ष होता है, एक मजदूर वर्ग और एक मालिक वर्ग, एक स्वामी वर्ग, इस क्लास स्ट्रगल का वह इस माध्यम से अंत हो जाता है। और पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जो समाज में कुरीतियां हैं, जो समाज में अनेक प्रकार की दोष हो जाते हैं, वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सामाजिक जो दोष है वह इस व्यवस्था के आने के बाद
वर्ग संघर्ष की समाप्ति के बाद वह स्वतः जो है समाप्त हो जाती है। विशेषताओं की बात करें तो समाजवाद की जो छठी विशेषता है, उत्पादन का उद्देश्य जो है समाज का हित है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन जो है व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों की पूर्ति न करके समाज के हितों की पूर्ति करता है, समाज के हितों की बात करता है। व्यक्तिगत स्वार्थों के ऊपर, व्यक्तिगत हितों के ऊपर समाज के हितों को, समाज के स्वार्थों को वह तवज्जो देता है। उत्पादन की वस्तु, मात्रा और प्रकार आदि का निर्णय जो है किसी व्यक्ति का न होकर समाज या राज्य का होता है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पादन का जो लाभ है संपूर्ण समाज को प्राप्त होता है। उत्पादन का जो लाभ है वह संपूर्ण समाज को प्राप्त होता है तथा कभी भी आवश्यक वस्तुओं के अभाव की स्थिति निर्मित नहीं होती है। यानी जितने भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी कमी नहीं होती है, वह अपने संतुलन को बनाए हुए रखती है। समाजवाद की जो 7वीं विशेषता बताई जाती है वह है मानवीय और नैतिक गुणों का विकास। समाजवादी व्यवस्था में मानवीय और नैतिक गुणों का विकास भी होता है। समाजवादी विचारधारा मानवीय एवं नैतिक गुणों पर आधारित ही है। समाजवादी विचारधारा जो है वह नैतिक और मानवीय गुणों पर ही आधारित है। यह संपूर्ण समाज का उत्थान चाहती है, यह संपूर्ण समाज का विकास चाहती है, यह संपूर्ण समाज का हित चाहती है, यह संपूर्ण समाज का कल्याण चाहती है। यह समाज में समानता की स्थिति उत्पन्न कर स्वार्थ, प्रतियोगिता, टकराव, शोषण एवं उत्पीड़न का अंत करना चाहती है तथा मानवीय एवं नैतिक गुणों का विकास कर एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है जो सुख एवं समृद्धि से भरपूर हो। तो ये सारे विशेषताएं समाजवाद के हैं। इन विशेषताओं को देखने के पश्चात हमें इसके दोष और अवगुणों पर भी ध्यान देना जरूरी है। किन दोषों के आधार पर, किन अवगुणों के आधार पर, क्या क्या इसमें दोष हैं और क्या क्या अवगुण हैं, इस पर भी बातें होती हैं। इसको भी हम लोग कई प्रकार से इनके दोषों को, इनके अवगुणों को देख सकते हैं। कई दोषों के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। हालांकि वर्तमान समाज में समाजवादी विचारधारा जो है वह विश्व के कोने कोने में लोकप्रिय हो रही है और अधिकांश देश जो है इसी विचारधारा के अनुरूप राज्य के कार्य क्षेत्र के सिद्धांतों को अपना रहे हैं, अमलीजामा पहना रहे हैं। किंतु फिर भी यह विचारधारा अनेक अच्छाइयों के बाद भी कई आलोचनाओं और प्रहारों से अपने को सुरक्षित नहीं रख पाई है, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे दोष पाए जाते हैं
जो अनेक विचारशील लोगों को खटकते हैं। प्रोफेसर हर्नेसा जैसे विद्वानों ने तो समाजवादी विचारधाराओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि समाजवाद की ओर आकर्षित होने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक तो सनकी अथवा पागल तथा दूसरा अपराधी वर्ग। ये प्रोफेसर हर्नेसा का अपना व्यक्तिगत विचार है। किन आधारों पर इसकी आलोचनाएं की जाती है उसको हम लोग देखेंगे। पहला तो इसमें है कि समाजवादी व्यवस्था वाले जो लोग होते हैं वह राज्य में उत्पादन, उनके विचारों को मानने से उत्पादन की क्षमता जो है वह कम जाएगी। समाजवादी व्यवस्था लागू करने से उत्पादन की जो क्षमता है वह कम हो जाएगी। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर समाज या राज्य का बराबर अधिकार होगा। राज्य ही उत्पादन के कार्यों का संचालन करेगा। संचालन राज्य के अधिकारियों के हाथों में रहेगा, जबकि व्यक्तिवादी व्यवस्था में संचालन व्यक्ति के हाथ में रहता है। उद्योगपति अपने व्यक्तिगत लाभ हानि को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग का संचालन कुशलता, रुचि एवं भावी आकांक्षा की पूर्ति के लिए करता है। किंतु समाजवादी व्यवस्था में समाज या राज्य के सामूहिक कार्य में अधिकारी वर्ग कोई विशेष रुचि नहीं दिखाते और न हानि लाभ की चिंता करते हैं। निश्चित वेतन प्राप्त करने वाले मजदूर भी कार्य संपादन में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें उत्पादन वृद्धि से कोई खास लाभ होने वाला नहीं होता है। परिणाम यह होता है कि उत्पादन की क्षमता कम जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत क्षेत्र काम करता है तो उत्पादन को वह लाभ हानि सभी को सामंजस्य बैठाते हुए वह काम करता है। और जब समाजवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी तो संपूर्ण उत्पादन के साधनों पर समाज और राज्य का अधिकार हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि लोगों में अरुचि पैदा हो जाएगी काम करने के प्रति, कि उनको तो उतना ही वेतन मिलेगा जितना मिलना है, फिर हम ज़्यादा काम क्यों करें। और अधिकारी वर्ग भी केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और विशेष रूप से किसी प्रकार का और एक्टिविटी नहीं दिखलाते हैं, जिससे होता क्या है कि उत्पादन जो है वह उत्पादन में ह्रास हो जाता है, उत्पादन में कमी आ जाती है। उत्पादन में कमी आने के कारण जो है आर्थिक क्षेत्र में नुकसान होता है। नंबर 2, समाजवाद की आलोचना इस बात पर भी की जाती है कि इसमें जो है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और लाल फीताशाही का बोलबाला हो जाता है। समाजवादी व्यवस्था में राज्य के सभी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण होता है और उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर भी राज्य का ही अधिकार हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो है उनकी व्यवस्था राज्य के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। कार्य संचालन हेतु समाजवादी राज्य में अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी रखे जाते हैं। ये अधिकारी नियमानुसार शासकीय प्रक्रिया का पालन करते हुए काम करते हैं। परिणाम यह होता है कि कार्य की गति मंद हो जाती है, कार्य की गति धीमी हो जाती है और अनेक बार विलंब के कारण जो है काम भी अवरुद्ध हो जाता है। परिणाम यह होता है कि संचालन व्यवस्था पर नौकरशाही और लाल फीताशाही का बोलबाला हो जाता है।
जिसके कारण जो है कार्य संचालन में शिथिलता आ जाती है और राज्य जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाती है। अधिकारी जो है अपनी मनमानी इसमें करते हैं और ऐसे व्यक्तिगत क्षेत्र में होता क्या है कि उत्पादन के लक्ष्यों को निर्धारित कर प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं और पब्लिक सेक्टर में रहने से सिर्फ लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों की मनमानी रवैये का शिकार हो जाती है। समाजवाद की तीसरी आलोचना यह कहकर की जाती है कि इसमें जो है फिजूल खर्ची होता है। समाजवादी व्यवस्था के दोषों की ओर ध्यान देते हुए कई आलोचकों ने अपना मत व्यक्त किया है। समाजवाद के अंतर्गत जो है धन संपत्ति और समय का बहुत मिसयूज होता है, बहुत दुरुपयोग होता है। इस व्यवस्था में निजी हितों एवं रुचियों के अभाव के कारण लोगों में आलस्य एवं अकर्मण्यता आ जाती है। लोगों में जब व्यक्तिगत लाभ की भावना नहीं रहती है कि हमको व्यक्तिगत इसमें लाभ होगा ज़्यादा, तो वह काम करने में शिथिल हो जाती है और आलस्य का उसमें समावेश हो जाता है। जो कार्य निजी उद्योग तथा पूंजीवादी व्यवस्था में कम समय में व्यस्त रहकर ज़्यादा उत्पादन होता है, उसी समाजवादी व्यवस्था में अधिक समय और अधिक धनराशि व्यय करने पर भी उत्पादन जो है उतना नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि धन का दुरुपयोग होता है। कार्य संचालन एवं व्यवस्था के क्षेत्र में अनाप शनाप वेतनभोगी अफसर कर्मचारी रखे जाते हैं, जिसके कारण उनके वेतन पर काफ़ी खर्च आता है और यह खर्च जो है समाज के हित के लिए ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से उद्योग जो है घाटे में चलने लगते हैं। समाजवाद की आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि प्रतियोगिता विहीन उत्पादन एवं उपभोग के कारण उपभोक्ता का अहित होता है। यानी समाज में जब प्रतियोगिता नहीं रहता है और समाज में जब प्रतियोगिता का उन्मूलन हो जाता है, प्रतियोगिता का खात्मा हो जाता है, तो चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती है। लोगों को, उपभोक्ताओं को महंगी सामान मिलता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण के समस्त साधन जो है राज्य के अधीन होते हैं। इसके कारण उत्पादन के क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। राज्य द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण राज्य द्वारा ही किया जाता है। अतः जो कीमतें राज्य द्वारा निर्धारित की जाती है उन्हीं पर उपभोक्ताओं को वस्तुएं खरीदने के लिए विवश किया जाता है। उत्पादन पर राज्य का एकाधिकार होने के कारण व्यक्तिगत व्यवस्थाओं में स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, जिसके फलस्वरूप लोग अपनी पसंद की वस्तुएं कम से कम मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। अतः समाजवादी व्यवस्था में राज्य और श्रमिकों के हितों के सामने उपभोक्ता के हितों का बलिदान कर दिया जाता है, जो पूर्णतः अनुचित है। समाजवाद की आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि समाजवाद में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। इंडिविजुअल जो लिबर्टी है वह समाप्त हो जाती है, लोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है। अतः इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है पूर्णतः समाप्त हो जाती है। जो राज्य नियम बनाएंगे,
जो राज्य कानून बनाएंगे, जो राज्य कार्य योजना तैयार करेगी, उसी के अनुसार लोगों को चलना पड़ता है, लोगों को मानना पड़ता है, जिसके कारण उसकी अपनी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वह समाप्त हो जाती है। समाज में समस्त व्यवस्था राज्य के निर्देशों के अनुरूप चलाई जाती है तथा उसमें राज्य सत्ता सर्वोपरि हो जाती है। राज्य का जो पावर है वह सर्वोपरि हो जाता है। मजदूर राज्य के निर्देशों का पालन कर उसके आदेशों के अनुकूल कार्य करते हैं। लोगों का जीवन मात्र आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित हो जाता है। प्रेम तथा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी समाजवाद स्वीकार नहीं करता। समाजवादी स्वतंत्रता के स्थान पर समानता पर अधिक विश्वास रखते हैं तथा इसी पर बल देते हैं। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समानता की स्थापना की तो बात समाजवादी करते हैं, लेकिन इस समानता की स्थापना का एक दुष्परिणाम यह होता है कि स्वतंत्रता जो है, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वह समाप्त हो जाती है, जिसके कारण लोग जो है अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खो देते हैं। अतः इन आधारों पर भी इसकी आलोचना की जाती है। समाजवादी व्यवस्था की आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि समाजवादी व्यवस्था में जो है मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है। मनुष्य में नैतिक गुणों का विकास तभी संभव होता है जब उन्हें विकसित करने के पर्याप्त और सुलभ अवसर प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र वातावरण में विभिन्न गुणों को विकास का अवसर मिलता है। समाजवाद में व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है। व्यक्ति मात्र दास बनकर रह जाता है। उसका जीवन जो है मशीन के पुर्जे के समान हो जाता है। वह आलसी, अकर्मण्य, निकम्मा और छल, प्रपंच, धोखेबाजी, झूठ और भ्रष्ट आचरण उसमें विकसित हो जाता है, जिसके कारण उसके चरित्र से नैतिक गुणों का अंत हो जाता है। अतः इन सब परिस्थितियों में समाजवादी व्यवस्था में मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है। इसकी आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि समाजवाद धनवानों का अपमान करने में अधिक ध्यान देता है, अमीरों का अपमान करने में अधिक ध्यान देता है। समाजवादी व्यवस्था का मुख्य जो उद्देश्य है वह आर्थिक क्षेत्र में समानता को स्थापित करना है, किंतु वह गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए धनवान व्यक्तियों के प्रति घृणा का भाव पैदा करता है। गरीबों का समर्थन करना ठीक है, लेकिन अमीरों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करना भी ठीक नहीं है। समानता लाने हेतु तो ऐसे कदम उठाता है कि धनवान व्यक्तियों को तरह तरह से अपमानित होना पड़ता है। वह ऐसे तौर तरीकों का समर्थन करके उनके उपयोग की छूट देता है जो अमानवीय एवं अवांछनीय है। आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत द्वेषपूर्ण, ईर्ष्या, अपमान और संघर्ष की स्थिति निर्मित करने की भावनाओं से प्रेरित तथा व्यवहारिक रूप से अपमान व घृणा से भरपूर है। समाजवाद की आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि यह जो है राज्य के कार्यों में आवश्यक वृद्धि करती है, राज्य के कार्यों को आवश्यक रूप से बढ़ाती है। समाजवादी व्यवस्था में राज्य जो है सभी कार्यों को संपादित करता है, अतः उस पर जो है राज्य पर जो है कार्यों का भार अधिक हो जाता है, राज्य की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अनेक प्रकार के कार्यों में अनावश्यक रूप से बढ़ोतरी हो जाने के कारण जो है
उसमें कोई ठीक से कार्य नहीं हो पाता है। यानी क्षमता से अधिक राज्य के हिस्से में वर्क आ जाता है, जिससे क्या है कि कामों की जो गुणवत्ता है वह कमज़ोर पड़ जाती है। काम करने का जो तरीका है उसमें विपरीत प्रभाव पड़ता है। सभी क्षेत्रों में उसे सफलता का मुंह ही देखना पड़ता है। सभी क्षेत्रों में उसे असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। राज्य के कार्यों में आवश्यक वृद्धि हो जाने के परिणाम स्वरूप जो है सामाजिक जीवन सुखमय एवं प्रगतिशील होने के बजाय विभिन्न झंझटों एवं अभावों से ग्रसित हो जाता है। समाजवादी व्यवस्था जो है वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। उसके कई कारण हैं। समाजवादी व्यवस्था के पूर्ण रूप से सफल न होने के निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं। अयोग्य नौकरशाही, यानी कि अयोग्य पदाधिकारी, अयोग्य अधिकारी, लाल फीताशाही, फाइलों का एक जगह से दूसरी जगह जाने में देरी होना एवं भ्रष्टाचार और कार्य के प्रति व्यक्तिगत रुचि का अभाव। अयोग्य नौकरशाही, अच्छे अधिकारियों और अच्छे पदाधिकारियों का अभाव, लाल फीताशाही, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने में जो फाइलों की जो देरी होती है उसके कारण भी यह असफल हुई है, और भ्रष्टाचार का बोलबाला और व्यक्तिगत हित न होने के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव के कारण जो है इसमें लोगों की अरुचि हो जाती है। उत्पादन में लाभ का अभाव हो जाता है और घाटे में चलने वाले सार्वजनिक जो उद्योग है, घाटे में जो पब्लिक सेक्टर के जो कल कारखाने हैं वह उत्पादन में कमी से ग्रसित हो जाते हैं। व्यक्ति के चरित्र से मौलिकता, नैतिकता एवं उत्तरदायित्व की भावना का अंत हो जाता है। व्यक्ति में मौलिकता नहीं रहती है, नैतिकता का अभाव हो जाता है। उत्तरदायित्व करने का मतलब उत्तरदायित्व लोगों में यह भावना घर कर जाती है कि हम ज़्यादा भी काम करेंगे तो हमको उतना ही मजदूरी मिलेगी, और कम भी काम करेंगे तो हमको उतना ही मजदूरी मिलेगी। इसलिए उसको ज़्यादा काम करने के प्रति भावना नहीं रहती है और उत्तरदायित्व का अभाव हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव हो जाता है। ये सभी वजह है समाजवाद की असफलता के। राज्य के कार्यों पर अधिक कार्यभार होने के कारण भी संचालन में कुशलता में कमी आ जाती है। इसके संचालन में कमी आ जाती है। किसी भी व्यक्ति को या संस्था को, किसी भी सेक्टर को आप क्षमता से अधिक काम दे देंगे तो उसमें गिरावट आएगी, कार्य के गुणों में गिरावट आएगी। और समाजवाद में क्या है कि सारा जो कार्य है, जितने प्रकार के भी कार्य हैं वह सब राज्य के अधीन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि कार्यों में गिरावट आ जाती है। क्षमता से अधिक काम होने के कारण गुणवत्ता नहीं रहती है, मेरिट नहीं रहता है काम में, और उसमें कई दोष पनप जाते हैं। पूंजीवाद का विरोध कर समाजवादी जो है हमेशा समाज में जो है टकराव और
संघर्ष की स्थिति बनाए रखते हैं। पूंजीवाद का विरोध करके हमेशा समाज में पूंजीवाद का विरोध होने के कारण होता क्या है कि समाज में जो है हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, जो कि राज्य हित में नहीं होती है। इन आलोचनाओं के बावजूद आज कई देश समाजवादी होने का दम भरते हैं और कई विचारक इसका समर्थन भी करते हैं। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट में दूसरा चैप्टर देखेंगे हम लोग।